आप सभी का। आप देख रहे हैं न्यूज 18 बिहार झारखंड। मैं हूं आपके साथ जया मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे और सबसे पहले खबर सियासत से जुड़ी हुई। कल पटना में हुई बैठक के बाद भी इंडिया गठबंधन में सीटों का फॉर्मूला सेट नहीं हो सका है। इंडिया गठबंधन के घटक दल वीआईपी ने एक बार फिर से तेजस्वी यादव की टेंशन बढ़ा दी है। मुकेश सहनी की पार्टी ने एक बार फिर से 60 सीटों पर दावेदारी जताई है। पार्टी के प्रवक्ता देव ज्योति ने कहा कि उनकी पार्टी के नेताओं की इच्छा है कि कम से कम 60 सीट पर वीआईपी को लड़ना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि हर दल चाहता है कि उसके ज्यादा से ज्यादा विधायक हों और विधानसभा में उनकी धमक दिखाई दे। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि अंतिम फैसला तेजस्वी यादव को करना है। कि वीआईपी पार्टी का जो है आज के दिन में जनाधार वाली पार्टी है और वीआईपी पार्टी को कम से कम हम लोग को 60 सीट में चुनाव लड़ना चाहिए। ये हमारा कार्यकारिणी के जो सदस्य है उन्होंने सुझाव दिया, आदरणीय नेता सन ऑफ मला मुकेश सहनी। तो हम लोग तो अपनी मांग रखेंगे और कौन नहीं चाहता है भाई। हम नहीं चाहेंगे कि हमारा ज़्यादा से ज़्यादा विधायक हो और हमारा बिहार विधानसभा में वीआईपी का जो आवाज़ गूंजे, हमारा कुछ बात रहे, कुछ तुरंत जो है उसको हम इम्प्लीमेंट कराए और हमारा अधिकार मिले वहाँ पे। और तो अंतिम निर्णय तो आदरणीय तेजस्वी यादव जी ही लेंगे, क्योंकि वही कोऑर्डिनेशन कमेटी के चेयरमैन हैं और बिहार के मुख्यमंत्री का चेहरा भी हैं। 100 दिन न बचा हुआ है। बिहार की जनता तो मान चुकी है, अभी सर्वे भी देख लीजिए। और वहीं वीआईपी के 60 सीट पर चुनाव लड़ने वाले बयान के बाद कांग्रेस का भी बयान सामने आ चुका है। कांग्रेस प्रवक्ता ज्ञान रंजन का कहना है कि पब्लिक डोमेन में कौन क्या कहता है ये मायने नहीं रखता। कांग्रेस 70 सीट पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर चुकी है। कुछ नए सीट भी हैं जहां कांग्रेस चुनाव लड़ेगी और इस बार एनडीए सरकार को हम लोग उखाड़ कर फेंकेंगे। वहीं आरजेडी प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव ने कहा कि महागठबंधन में आंतरिक लोकतंत्र है, यहां सबको अपनी बात रखने की आजादी है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि गठबंधन में सबसे बड़ा दल कौन है, कोऑर्डिनेशन कमेटी का चेयरमैन कौन है, तय कौन करेगा, ये मायने रखता है। क्या बोल रहा है नहीं बोल रहा वो मायने नहीं रखते हैं। कांग्रेस पार्टी बहुत गंभीरता से अपनी सारी सीटों पे 70 सीटों पे तैयारी कर रही है, कर चुकी भी है। कुछ सीटें ऐसे भी हैं जो नए सीटें हैं जिस पे चर्चा हो रही हैं। ये सारी बातें प्लेटफॉर्म पे रखी जाती है, वहाँ पे डिस्कशन हो भी रहा है। और सभी इंडिया घटक दल के जितने भी घटक दल हैं सभी एक प्लेटफॉर्म पे है और सभी का एक ही मकसद है कि किस तरह से बिहार की जनता को जुमलेबाज और डबल इंजन की सरकार से निजात दिलाएं। सीटों का बंटवारा कोई विषय नहीं है। इनर डेमोक्रेसी, आंतरिक लोकतंत्र इस गठबंधन में है। अपनी बात रखने का अधिकार सभी घटक दलों को है। हर घटक दल कौन कर रहा है, कोऑर्डिनेशन कमेटी का चेयरमैन कौन है, नेता प्रतिपक्ष कौन है, बड़ा घटक दल कौन है, ये तो सवाल बड़ा है ना। एक्ट कौन कर रहा है सदन के अंदर, सड़क पर। और देखिए इधर कल पटना में हुई इंडिया गठबंधन की बैठक में जेएमएम को नहीं बुलाया गया। खबर यह है कि बैठक में नहीं बुलाए जाने से जेएमएम नाराज है। जेएमएम ने साफ साफ कह दिया है कि बिहार चुनाव को लेकर वो गंभीर है और 12 सीट कम से कम 12 सीटों पर जेएमएम चुनाव लड़ेगा किसी भी स्थिति में, ये साफ किया जा चुका है। जेएमएम का दावा है कि हेमंत सोरेन के रूप में उनके पास गठबंधन का बड़ा चेहरा मौजूद है जिसका फायदा इंडिया गठबंधन को मिलेगा। आरजेडी और कांग्रेस ने जेएमएम को धैर्य रखने की सलाह दी है। आरजेडी ने कहा कि जिस तरीके से जेएमएम ने झारखंड चुनाव में फैसला लिया, ठीक उसी तरीके से बिहार चुनाव में आरजेडी फैसला लेगा। दावा है तो कोई हवा हवाई नहीं है। हमारी वहां जमीन है, हमारा वहां जनाधार है, हमारे लोग हैं वहां। और सबसे बड़ी बात कि आज पूरे देश का सर्वाधिक लोकप्रिय नेता हमारा है। 12 सीट स्टेट यूनिट ने लिखकर भेजा है। मैं समझता हूँ 7-8 सीट ऐसे हैं जो बहुत मजबूत जनाधार है, वहाँ हमारे पास योग्य उम्मीदवार हैं और हम चाहेंगे कि उन सीटों पर इंडिया गठबंधन के तहत हमें मौका मिले। अभी विधानसभा बिहार में जो होना है अभी विलम्ब है, इसलिए जेएमएम को धैर्य रखना चाहिए। क्योंकि जिस तरह से जेएमएम ने झारखंड में कहा कि हम बड़ा भाई के रूप में हैं, वैसे ही बिहार में राष्ट्रीय जनता दल बड़ा भाई के रूप में है। जेएमएम ने जो वहाँ निर्णय लिया उसी तरह का निर्णय बिहार में भी होगा। अगर जेएमएम को नहीं बुलाया गया तो उस पर नाराजगी नहीं व्यक्त करनी चाहिए, क्योंकि अभी समय जब आएगा तब सीटों का बंटवारा होगा और बड़े भाई की भूमिका में बिहार में है राष्ट्रीय जनता दल। जो राष्ट्रीय जनता दल तय करेगा उसी के अनुसार चुनाव होगा। कांग्रेस राष्ट्रीय पार्टी है और लाइक माइंडेड पार्टियों को साथ लेकर के चलती है।
हम अपने सहयोगी दलों के साथ मिल बैठकर सारी चीज़ों को तय कर लेंगे। बिहार इलेक्शन मजबूती के साथ लड़ेंगे, हम सब मिलकर चुनाव लड़ेंगे और जीत हासिल करेंगे। कहीं पे भी आपस में किसी तरह की कोई समस्या नहीं है। तो देखिए, महागठबंधन में एक तरफ सीटों को लेकर दांवपेच फंसा हुआ है, वहीं बैठक में नहीं बुलाए जाने पर जेएमएम की नाराजगी पर जेडीयू के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजीव रंजन का बयान सामने आ चुका है। उन्होंने कहा कि भानुमति के कुनबे में पहले से बिखराव था, अब जेएमएम के रुख से साफ हो गया है कि बिहार में इंडिया गठबंधन का कोई भविष्य नहीं। अगर ये मिलकर लड़ेंगे तो भी कुछ नहीं कर पाएंगे, अलग अलग लड़ेंगे तो इनके अस्तित्व का संकट होगा। भानुमति के कुनबे में बिखराव पहले से ही था और वो एक बार फिर बगावती सुर जेएमएम के जिस तरह के दिखे हैं उससे बिल्कुल साफ है कि महागठबंधन का बिहार में कोई भविष्य नहीं है। दरअसल जेएमएम ने कल की बैठक में हिस्सा नहीं लिया और सूचना है पशुपति पारस जी की पार्टी भी इस बैठक का हिस्सा नहीं बनने के लिए तैयार थी। अब सीट शेयरिंग को लेकर के कांग्रेस और आरजेडी के जो तल्ख तेवर हैं और उसके बाद माले के दबाव की राजनीति। और देखिए, इंडिया गठबंधन में मतभेद को लेकर बक्सर से आरजेडी सांसद सुधाकर सिंह ने कहा कि कोई मतभेद नहीं है। पिछली बार के चुनाव और इस बार के चुनाव में बहुत अंतर है। हम लोग बेहतर समन्वय के साथ चुनावी मैदान में इस बार उतरने वाले हैं। इंडिया गठबंधन में सीएम उम्मीदवार को लेकर कहा कि सही समय पर ऐलान भी होगा। सभी लोगों को पता है कि जो सबसे बड़े दल का नेता होता है वही मुख्यमंत्री पद का दावेदार होता है। एकदम इक्वल पार्टनर के तौर पर संख्या के आधार पे तो संख्या कम बेसी होगा, लेकिन वैचारिक तौर पे हम लोग मानते हैं कि वो हमारे इक्वल पार्टनर हैं। उस लिहाज से हम लोग चुनावी अभियान में जाने वाले हैं। लेकिन सीएम उम्मीदवार के तौर पर अभी तक तेजस्वी यादव के नाम पर मुहर नहीं लगी, जबकि आरजेडी की तरफ से ऑलरेडी बोला जा चुका है कि तेजस्वी यादव ही चेहरा है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। सहयोगी दल के साथ बैठकर इस पर निर्णय क्यों नहीं हो पा रहा है? देखिए, सभी लोग को अभी तक जानकारी भी है कि जो सबसे बड़ा दल का जो नेता होता है वही मुख्यमंत्री का दावेदार भी होता है और वही मुख्यमंत्री बनता भी है। गठबंधन में जो दल है वो वैचारिक तौर पे इसने प्रतिबद्ध हैं कि वो कोई भी दूसरे नेतृत्व को स्वीकार भी नहीं करेंगे। और वहीं देखिए, भागलपुर में केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कांग्रेस पर बड़ा हमला कर दिया है। केंद्र सरकार की उपलब्धियों को गिनाते हुए गिरिराज सिंह ने कहा कि कांग्रेस थेथर है, भारत तेजी से आगे बढ़ते जा रहा है, केंद्र की सरकार लोगों को रोजगार दे रही है। इन सब मुद्दों पर कांग्रेस का मुंह क्यों नहीं खुलता है, ये सवाल पूछा है। इसके साथ ही आरोप लगाया कि कांग्रेस भ्रम फैलाने का काम कर रही है, कांग्रेस देशद्रोहियों की पार्टी हो गई है। गिरिराज सिंह ने ये तमाम बयान कांग्रेस को लेकर दिए। कांग्रेस थेथर है, 30 करोड़ से ऊपर ईपीएफओ नंबर है। कांग्रेस की जुबान नहीं खुलती है कि दुनिया की सबसे बड़ी आबादी वाला देश है भारत सरकार, आज ईपीएफओ नंबर 30 करोड़ से अधिक है। इस देश में 2 करोड़ लगभग प्रति वर्ष बच्चे भी पैदा होते हैं। तो भारत की सरकार रोजगार देने का जो वादा किया है वो हम कोई मुंहजबानी नहीं बोल रहे हैं। ईपीएफओ नंबर देखें, कांग्रेस भ्रम ना फैलाए, ये तो देश द्रोहियों की पार्टी हो गई। तो गिरिराज सिंह ने एक बार फिर से कांग्रेस को आड़े हाथों लिया है, देशद्रोहियों की पार्टी उन्होंने बता दिया। ये बयान जब उन्होंने दिया तो इस बयान पर अब राजनीतिक बयानबाजी भी तेज हो चुकी है। तमाम नेताओं के क्या बयान हैं आपको सुनवाते हैं। गिरिराज सिंह जी, मैं आपको चैलेंज देता हूं। मोदी जी ने हर साल 2 करोड़ नौकरी देने का वादा किया था, 11 साल हो गए, क्या 11 साल में भी 1 करोड़ नौकरी दे पाए हैं? थेथरोलॉजी और बेशर्म तो आप लोग हैं जो सिर्फ जुमलेबाजी करते हैं, झूठ बोलते हैं। और आपका तो यूएसपी है कि हिंदू पाकिस्तान बोलो, देशद्रोही बोलो और चाटुकर्ता करके मोदी जी की कृपा से केंद्रीय मंत्री बने हुए हैं। कांग्रेस पार्टी के उबराज श्री राहुल गांधी जी अपनी बेरोजगारी दूर करने के लिए देश के नौजवानों को भ्रम में रखना चाहते हैं।
जबकि देश के नौजवानों को आज पूरे देश में बड़ी संख्या में और बिहार में बड़ी संख्या में रोजगार और सरकारी नौकरी प्रदान की जा रही है। जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी ने देश में नौजवानों को बरगलाया है। राजनीति में बुरी तरह पिट चुकी कांग्रेस अब अपने को जिंदा करने के लिए नाना प्रकार के जुमले फेंकने में जुटी है। न केवल बिहार बल्कि केंद्र स्तर पर भी नौकरी की बहार है। नियुक्तियों का सिलसिला जारी है। हजारों बेरोजगार सरकारी सेवक बन चुके हैं। यह क्रम जारी है। पीएम नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली एनडीए की सरकार पिछले 11 वर्षों के भीतर नौकरी देने का अपना वायदा पूरा करने में जुटी है। यह सब कांग्रेस को सुहा नहीं रहा है। गिरिराज सिंह जी, आप बिहार में अपने मंत्रालय के माध्यम से एक टेक्सटाइल पार्क तो दे नहीं सके। पूरे देश भर में 9 टेक्सटाइल पार्क बनाए गए, लेकिन बिहार में एक भी नहीं। ये कौन सी नीति है? और आप उपलब्धि बताते हैं। 11 वर्षों से केंद्र की सत्ता में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। हर साल 2 करोड़ नौकरी और रोजगार की बात किए थे। 22 करोड़ नौकरी या रोजगार मिलना चाहिए था। आपने दिया कितना है? 8,05,332। ये आपकी उपलब्धि है। जदयू के राष्ट्रीय महासचिव मनीष वर्मा का दावा सामने आया है। उन्होंने कहा कि बिहार में एक बार फिर से एनडीए की सरकार बनेगी। न्यूज 18 के इनपुट एडिटर ब्रजमोहन सिंह के साथ बातचीत में मनीष वर्मा ने दावा किया कि उन्होंने पिछले 11 महीने में लगभग पूरे बिहार का दौरा किया और जो माहौल दिखा वो पूरी तरीके से नीतीश कुमार के पक्ष में है। उनका दावा है कि बिहार के गांव में जबरदस्त बदलाव आया है। सरकार की योजनाएं धरातल तक पहुंच रही हैं। चाहे सड़क हो या फिर बिजली हो, अब कोई भी गांव ना शहर कोई भी दूर नहीं है इससे, ना अंधेरे में है और यहां पर सुविधाएं लगातार सरकार की मिल रही है। सुनिए आप भी। जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय महासचिव हैं मनीष वर्मा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है न्यूज 18 में। धन्यवाद। बहुत समय से आपका पीछा कर रहे थे और आप भी बिहार का लगातार दौरा कर रहे थे। काफी लंबा अरसा हो गया, लगभग एक साल हो गया बिहार घूमते हुए लगभग आपको। ऑलमोस्ट करीब 11 महीने हो ही गए हैं। विंटर के बिल्कुल शुरू में आपने स्टार्ट किया था। जी। क्या लग रहा है? बिहार का पूरा जायजा आपने लिया गांव जाके, क्या लग रहा है अभी स्थिति? मैं करीब काफी जिलों में घूमा हूं और वहां पर जा करके गांव में जा करके विभिन्न समुदायों से मिल करके, अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं से मिल करके जो स्थिति लग रही है कि एनडीए की स्थिति काफी मजबूत है बिहार में। और गांव में असली समर्थन यदि आपको देखना है तो गांव में देखिए, और जो लोग हैं वो एनडीए सरकार के विकास के कार्यों से काफी प्रभावित हैं, नीतीश जी के काम से काफी प्रभावित हैं। तो मुझे लगता है कि लोगों के मन में इस सरकार के कार्य के प्रति बहुत अच्छी धारणा है और इस चुनाव में उसके परिणाम आपको दिखेंगे। बिल्कुल ग्रामीण स्तर पे इनकी जो नीतियां, खासकर पॉलिसीज की बात करें या नरेंद्र मोदी की बात करें, तो वो ग्रामीण स्तर तक पहुंचते हैं। जो लोगों मीडिया की चकाचौंध से वो दूर रह जाती है, तो उस तरह की चीजें। लेकिन आपने देखा होगा कि ग्रामीण स्तर पे कुछ बदलाव लोगों की जिंदगी में, खासकर महिलाओं की जिंदगी में, वैसे लोगों की जिंदगी में जो दलित हैं, जो पिछड़े हुए हैं, जो हाशिए पे बैठे हुए लोग हैं। असली आपको परिवर्तन देखना है तो गांव में देखना पड़ेगा, क्योंकि आज भी बिहार के ज्यादातर जनता गांव में रहती है और गांव में जो स्थिति है विभिन्न वर्गों के, विभिन्न तबकों के, तो आपको महसूस होगा कि गांव में एक सकारात्मक बदलाव आया है। एक तो है कि जो सड़कें पहले जो गांव जो है सड़कों से जुड़ी नहीं थी, आज देखिए कि बिहार के अधिकांश गांव सड़कों से जुड़े हुए हैं। मैं तो कहूंगा लगभग 100%, और जहां पे कुछ जुड़े हुए हैं, नहीं जुड़े हैं वो भी अभी कुछ है, तो वहां भी अभी काम चल रहा है। तो एक तो ये परिवर्तन है, आपको साफ दिखेगा। पहले आप देखिएगा कि बिहार पूरा अंधकार में रहता था, पूरा अंधेरे का साम्राज्य था। कुछ लोग कर नहीं पाते थे, रात में शाम हुआ नहीं कि सबका एक्टिविटी बंद होकर के सब कुछ बंद हो जाता था। आज आप देखिएगा कि हर गांव में, हर घर में लगभग बिजली कनेक्शन है और गांव में भी काफी समय तक और बिजली की आपूर्ति भी हो रही है। जिस वक्त आपसे बात कर रहे हैं तो मुझे लगता है कि बिहार में जो खपत है ऑल टाइम हाई, वो 8000 प्लस मेगावाट का खर्च हो रहा है। और हम यहाँ पटना में बैठे हैं, गांव में भी बात होती है तो बिजली लगभग
बाकी राज्यों से अगर तुलना करें तो किस तरह का लग रहा है अभी आपको? नहीं देखिए, अब देखिए कि बिहार जब शुरुआत किया था तो मात्र यहाँ पे 700 मेगावाट की खपत होती थी। 2005 की बात करें तो 700 मेगावाट खपत होती थी। आज देखिए वो रिकॉर्ड जो है 8000 से ऊपर मेगावाट की खपत हो रही है। और वहीं बिहार में विधानसभा चुनाव को लेकर एनडीए के सभी घटक दल अपनी अपनी तैयारी में जुटे हुए हैं। हम पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष संतोष सुमन ने ऐलान करते हुए कहा, उन्होंने ये तय किया है कि वो विधानसभा का चुनाव नहीं लड़ेंगे, लेकिन सभी 243 सीटों पर एनडीए को मजबूत करेंगे। और देखिए, सीटों पर एनडीए को मजबूत करने की बात कही गई है। संतोष मांझी ने चिराग पासवान से भी अपील की है कि यदि वो चुनाव लड़ना चाहते हैं तो वो लड़ सकते हैं, लेकिन वो सांसद रहते हुए भी एनडीए को मजबूत कर सकते हैं। देखिए, जहाँ तक मेरी बात है तो मैं सोचता हूँ कि मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ और जिम्मेवारी बड़ी है और हमें कुछ सीटों पर लड़ना है और सीटों पर सहयोग करना है, गठबंधन को सहयोग करना। 243 सीट पर हमको लड़ना है, तो निश्चित तौर पर है कि अगर मैं चुनाव में आऊँगा तो मुझे और मेरे पास अभी समय है, अभी जो मेरा कार्यकाल है 5 साल और है, और मुझे लगता है कि अपने घटक दल के लोगों को, अपनी पार्टी के लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा मदद हम फ्री होकर कर पाएंगे चुनाव लड़के। इसलिए मेरी कोई भी योजना नहीं है कि हम चुनाव लड़ें। आने वाला 29 या 30 में अगर मौका मिलेगा तो निश्चित तौर पर हम चुनाव लड़ेंगे, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं। अगर चिराग पासवान जी चुनाव लड़ना चाहते हैं तो इसमें सामंजस्य की कहाँ बात आती है। हर व्यक्ति स्वतंत्र है। अगर मैं चुनाव लड़ना चाहूँगा तो इसमें चिराग पासवान जी को क्या आपत्ति है? चाहे मेरी पार्टी हो, क्यों आपत्ति होगी? चिराग पासवान जी चुनाव लड़ना अगर बिहार में चाहते हैं तो हम उनका स्वागत करेंगे, लेकिन अभी तक हमने नहीं सुना है उनके तरफ से कोई क्लियरिटी आई है, स्पष्टता कभी नहीं आई है कि वो चुनाव लड़ेंगे। हाँ, उन्होंने कहा है कि पार्टी के वर्कर और पार्टी के लोग चाहते हैं कि हम चुनाव लड़ें, और वो कहेंगे तो निश्चित तौर पर कोई नेता चुनाव लड़ता है कहीं पर से तो उनके कार्यकर्ताओं में उत्साह आता है और उत्साह वो कन्वर्ट होता है सीटों में। तो उनके आने से अगर एनडीए को फायदा हो जाता है, अगर उनको पार्टी को फायदा होता है तो हम उनका स्वागत करेंगे। और अगली खबर सीतामढ़ी से, जहां आरजेडी के जिला अध्यक्ष के चुनाव को लेकर जमकर बवाल मचा। पूर्व सांसद अर्जुन राय के अगुवाई में चुनाव संपन्न कराया जाना था, जिसमें कई गुटों में बटे कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए, जिसकी तस्वीरें आपके सामने हैं। जमकर मारपीट की गई, धक्का मुक्की हुई है। कार्यकर्ताओं ने पूर्व सांसद अर्जुन राय को खूब खरी खोटी सुनाई। माहौल बिगड़ता देख चुनाव कमेटी को मामले को शांत कराने को लेकर पुलिस का सहारा लेना पड़ा और चुनाव को स्थगित करना पड़ा। आक्रोशित कार्यकर्ता अंतिम निर्णय आरजेडी की प्रदेश कमेटी पे छोड़े जाने की बात पर शांत हुए। बताया जा रहा है कि आरजेडी के जिला अध्यक्ष के पद पर 5 लोगों ने अपनी उम्मीदवारी जताई थी और इसी बात को लेकर नाराजगी दिखी। और आगे बढ़ते हुए बड़ी खबर आपको दे, बड़ी खबर बगहा से, जहां ओवरलोड गाड़ियों की जांच करने गई परिवहन विभाग की टीम पर हमला कर दिया गया। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको दे रहे हैं। परिवहन विभाग की टीम पर हमला किया गया। बॉर्डर क्षेत्र में वाहन जांच कर रहे ईएसआई पर कुछ लोगों ने हमला कर दिया। घटना का वीडियो वायरल हो रहा है जो आपके सामने है इस वक्त। वीडियो में आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि किस तरीके से अधिकारी के साथ बस सलूकी की जा रही है। मुन्ना राज ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। मुन्ना, कब की ये घटना है और क्या कार्रवाई अब तक इस पूरे खबर पर, क्या घटना पर अब तक कार्रवाई की गई है? मामला ये क्या था, बताइएगा। यूपी बिहार सीमा के नौरंगिया क्षेत्र की यह घटना बताई गई है, जहां परिवहन विभाग की टीम छापेमारी करने गई थी और ओवरलोडिंग गाड़ियों की जांच की जा रही थी और गाड़ियों के साथ ही जुर्माना की कार्रवाई चल रही थी। इसी दौरान कुछ वाहन चालक कुछ स्थानीय लोगों के साथ मिलकर उस टीम पर हमला कर देते हैं, जिसमें ईएसआई घायल हो जाते हैं। और पूरे मामले में फिलहाल अपडेट यही है कि पश्चिम चंपारण के जो जिलाधिकारी हैं धर्मेंद्र कुमार, उनके निर्देश पर एक टीम का गठन किया गया है, जिसमें एसडीएम और एसडीपीओ को शामिल किया गया है। यह टीम जांच करेगी आखिर में किस परिस्थितियों में वहां के लोगों का आक्रोश भड़का है और परिवहन विभाग की टीम जो मौके पर जांच कर रही थी उसके बाद लोगों का आक्रोश कैसे बढ़ा है और इन लोग पूरे कार्रवाई के दौरान कौन ऐसे तत्व थे जिन्होंने हमला किया है। तो तमाम जो
मामला है जिस पर जिला प्रशासन की ओर से एक टीम का गठन किया गया जो जिसमें पूरे मामले में जांच जी कर रही है। मुन्ना, लेकिन इन तस्वीरों में साफ दिख रहा है कि एसआई के साथ बदतमीजी की जा रही है। लोगों ने वहां पर उनके साथ पहले बदसलूकी की, फिर धक्का मुक्की की। तो क्या वहां पर जो लोग मौजूद थे उनकी क्या पहचान नहीं की गई? क्या किसी को हिरासत में अब तक नहीं लिया गया, या इसके लिए सिर्फ टीम का गठन ही अब तक किया गया है? नहीं, निश्चित तौर पर ईएसआई ने नौरंगिया थाना की पुलिस को सूचना दी थी, जिसके बाद स्थानीय पुलिस भी वहां पहुंची थी, जिसके बाद पूरे मामले को शांत जरूर करा लिया गया। लेकिन जिस तरह से वहां एक के बाद एक वाहनों से जुर्माना वसूला जा रहा था, जिसके बाद लोगों का आक्रोश भड़क गया। लोगों का आरोप भी था कि जो टीम जांच करने गई थी। ठीक है मुन्ना, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। फिलहाल के लिए आपका बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।